हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक तो हैं? प्रिपरेशन ठीक चल रही है? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक तो बिल्कुल देखिए। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने रेप्लिकेशन और उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो देर ना किए शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हेडिंग एग्जाम में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन आपको जरूर देगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन डिजाइन होकर के भी आते हैं, तो ये तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ के एक एक क्वेश्चन को बहुत सावधानी से करना है। रेप्लिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है और अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हेडिंग है ट्रांसक्रिप्शन और इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, पहला सवाल यह है कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। तो कहेंगे ये वास्तव में फॉर्मेशन है। किसका? आरएनए का। कहां से? फ्रॉम डीएनए। आरएनए से डीएनए बनने को ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर से, फॉर्मेशन किसका है? आरएनए का। और बनना कहां से है? डीएनए से। तो डीएनए से आरएनए बनने को ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक खास बात, इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? बाई एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। और इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए, आरएनए का पॉलीमराइजेशन करोगे, या इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, ये कॉपी करेगा क्या? डीएनए को, और उसी से क्या बनवाएगा? आरएनए बनवाएगा। डीएनए से आरएनए जब बनवाएंगे, कॉपी करेंगे, तो याद ये रखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है, कॉम्प्लीमेंटरिटी के रूल का पालन होगा। बस एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लेते हैं कि ये डीएनए है और ये आरएनए है। ठीक है, मान लेते हैं कि डीएनए में एडेनिन बेस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो थाइमीन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, तो उसकी जगह क्या आएगा? यूरेसिल। मान लेते हैं कि डीएनए में ग्वानिन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होता है, और आरएनए में भी साइटोसिन पाया जाता है। मान लेते हैं कि डीएनए पर थाइमीन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन होता है, आरएनए में एडेनिन पाया जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ डीएनए पर साइटोसिन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में ग्वानिन। तो देखिए क्या अंतर दिखाई पड़ा। अंतर ये दिखाई पड़ा, कॉम्प्लीमेंटरिटी का जब लॉ फॉलो करेंगे
तो डीएनए का जो एडेनिन है उसका कॉम्प्लीमेंट थायमीन होना चाहिए, लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है। तो बस थायमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, बाकी कॉम्प्लीमेंटरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। एक बात याद रखेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा ये है कि जब रेप्लिकेशन करेंगे, याद रखिएगा, जब रेप्लिकेशन करेंगे तो डीएनए से ही क्या बनाएंगे, डीएनए। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो डीएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए। एक अंतर तो ये हो गया। लेकिन एक खास बात ये है कि जब रेप्लिकेशन करेंगे डीएनए से आरएनए बनाएंगे, तब तब देखो क्या होगा। तब ये होता है कि जो होल डीएनए है, पूरा का पूरा डीएनए कॉपी हो जाता है। रेप्लिकेशन होल डीएनए का, जितना भी लंबा डीएनए होगा होल लेंथ ऑफ डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगी या डुप्लीकेट कर जाएगी। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के समय होल डीएनए कॉपी नहीं होता है। तो क्या होता है, केवल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही क्या करेगा, कॉपी होगा, और उससे क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट अंतर दिखाई पड़ गया। यहाँ होल डीएनए कॉपी करके क्या बना देंगे, डीएनए बनाएंगे, जबकि यहाँ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी करके आरएनए बनाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा ये है, यहाँ बोथ जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, मान लेते हैं एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं ये टेम्पलेट का काम करते हैं। बोथ स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं। जबकि जब हम आरएनए में आते हैं तो केवल वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट का काम करते हैं। तो ये अंतर दिखाई पड़ जाने चाहिए आपको। यहाँ होल डीएनए कॉपी होगा, यहाँ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी होगा। यहाँ बोथ डीएनए टेम्पलेट का काम करेंगे और दोनों से डीएनए बनेंगे। जबकि यहाँ एक ही स्ट्रैंड, मान लेते ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में केवल एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट का काम करेगा, दूसरा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करेगा। कौन करेगा वो अभी हम आपको बताएंगे कि ये वाला स्ट्रैंड करेगा या ये वाला स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। कौन बनाएगा उसका भी नियम है, ठीक है। तो अंतर आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि जब कभी डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ होल डीएनए कॉपी करके डीएनए बनता है, यहाँ सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी करके आरएनए बनता है। यहाँ दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं और तब डीएनए बनता है। लेकिन यहाँ केवल सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट में से वो भी केवल एक स्ट्रैंड यूज करेंगे और तब टेम्पलेट की तरीके से काम करके क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरीके से क्यों काम करता है, दूसरा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरीके से काम क्यों नहीं करता है, वो समझ लेते हैं। तो देखो क्या समस्या होती है। मान लेते हैं कि ये डीएनए है, ठीक है। अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और यहाँ बेस लिख लेते हैं, यहाँ एडेनिन, यहाँ थाइमीन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ एडेनिन और यहाँ एडेनिन, ठीक है। तो इधर की तरफ कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ थाइमीन होगा, यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ थाइमीन होगा, यहाँ थाइमीन होगा, ठीक है। अब होगा क्या, मान लेते हैं कि दोनों डीएनए से आरएनए बनेगा, मान लेते हैं। तो अगर दोनों डीएनए से आरएनए बनाना है तो देखो क्या होगा, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। इसको हम इधर लिख लेते हैं और इसको हम इधर लिख लेते हैं। ये डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड है और ये भी क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है। अब देखो इसके बेस लिख लेते हैं, यहाँ है ए टी जी ए ए और इधर लिख लेते हैं
टी ए सी टी टी। अब अगर हम कहें कि आरएनए बनने जा रहा है, अगर हम कहें आरएनए बनना जा रहा है, तो इस वाले डीएनए स्ट्रैंड से इस वाले डीएनए स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो मान लेते हैं ये आरएनए बना, और इस वाले स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा मान लेते हैं वो ये आरएनए बना। ये भी आरएनए है और ये भी आरएनए स्ट्रैंड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगी? कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे होगी, अगर डीएनए पर ए है तो आरएनए पर थाइमीन आना चाहिए, थाइमीन तो होता नहीं, तो उसकी जगह क्या आएगा? यूरेसिल। डीएनए पर थाइमीन है तो यहाँ आ जाएगा एडेनिन, डीएनए पर ग्वानिन है तो यहाँ आ जाएगा साइटोसिन, डीएनए पर एडेनिन है तो यहाँ फिर यूरेसिल, डीएनए पर एडेनिन है फिर यहाँ यूरेसिल। इधर आ जाओ, डीएनए पर थाइमीन है तो यहाँ एडेनिन, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ यूरेसिल, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन, यहाँ थाइमीन है तो यहाँ एडेनिन, यहाँ थाइमीन है तो यहाँ एडेनिन। अब देखिए काम की बात, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनवा लिए, तो एक आरएनए ये मिलेगा, एक आरएनए ये मिलेगा। इस आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी और इस आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी, उन दोनों का अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग होगा। क्यों? इसके बेस सीक्वेंस अलग हैं, इसके बेस सीक्वेंस अलग हैं, इस नाते इससे जो प्रोटीन बनेगी और इससे जो प्रोटीन बनेगी, दोनों के अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग होंगे। तो अब समस्या ये आ गई कि डीएनए एक है और प्रोटीन बन गई दो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनवाओगे तो जो सबसे पहली समस्या आने वाली है कि एक डीएनए से दो प्रोटीन बनेगी, एक तो ये गड़बड़ी होगी। चलो मान लेते हैं कि दोनों ने प्रोटीन नहीं बनाई, लेकिन एक काम देखो, आरएनए का यहाँ जो बेस सीक्वेंस लिखे हैं और यहाँ जो बेस सीक्वेंस लिखे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। तो ये दोनों आरएनए क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या होगा? तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गई तो क्या प्रोटीन बनेगी? तो कहोगे नो प्रोटीन। और अगर प्रोटीन ही नहीं बनी तो फिर आरएनए बनाने का क्या मतलब? तो अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनाओगे तो दो समस्याएं आएंगी। पहली, अगर दोनों स्ट्रैंड प्रोटीन बनाएंगे तो ये प्रोटीन अलग अलग हो जाएंगी, एक तो ये समस्या आने वाली है। दूसरी समस्या है कि अगर दोनों जुड़ गए तो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, उससे प्रोटीन नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनाना है, एक स्ट्रैंड से बनाना है, एक स्ट्रैंड से नहीं बनाना। अब देखो, मान लेते हैं डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी 3' to 5' है और इसकी पोलैरिटी 5' to 3' है। देखें, देखिए हो ये रहा है कि ऐसा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5', एक ऐसा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है। तो अंतर जरा समझिए, वह स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3', वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5', वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' में से इसी स्ट्रैंड से डीएनए बनेगा।
सॉरी इसी स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। तो ये फॉर्म आरएनए, जबकि इसकी पोलैरिटी जिसपे 5' to 3' है, ये नॉट फॉर्म आरएनए। तो पहली बात ये तय हो गई कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेंगे, एक स्ट्रैंड से बनेगा, और जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' होगी। और इसी स्ट्रैंड को कहेंगे क्या? इसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी को कहेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी को कहेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, जबकि इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी को कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और इसी को कहेंगे सेंस स्ट्रैंड। तो अब काम की बात आपके निकल आई है क्या? ऐसा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ऐसा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी होगी 5' to 3' उसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो मोटी मोटी बात यहाँ से निकल के आई है कि डीएनए से हमको आरएनए बनाना है, और आरएनए बनाने के दौरान पहली बात तो होल डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, सेगमेंट से बनेगा। सेगमेंट में भी केवल एक स्ट्रैंड यूज करेंगे, दूसरा नहीं यूज करेंगे। क्यों यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। जो स्ट्रैंड यूज करेंगे उसका नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो नहीं यूज करेंगे उसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड। इसकी पोलैरिटी 3' to 5' और इसकी पोलैरिटी 5' to 3' होगी। ठीक है, चलो इस बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लिखा है प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहां से? एक स्ट्रैंड किसका? डीएनए इनटू किसमें? आरएनए, इसी को कहोगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को गवर्न करेगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एडिनोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट बेस पेयर कौन सा होगा? यूरेसिल होगा। किसकी जगह? थाइमीन की जगह। ठीक है, कह रहा है अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के जैसा नहीं। क्यों? रेप्लिकेशन में क्या होता है? टोटल डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही, और सेगमेंट ऑफ डीएनए में भी कौन सा? ओनली वन स्ट्रैंड ही कॉपी होके क्या बनता है? आरएनए। इसका मतलब फिर डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा रीजन होगा और कौन सा स्ट्रैंड होगा जो क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक, लिखा है वाई, क्यों बोथ स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके दो कारण दिए हैं। पहला है, देखो क्या लिखा है, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरीके से काम करेंगे तो ये जो आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे उनके डिफरेंट सीक्वेंस होंगे। याद रखिए, कॉम्प्लीमेंटरिटी का ये मतलब नहीं होता है आइडेंटिकल। इससे होगा क्या? जब वो प्रोटीन बनाएंगे तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन क्या होंगे? डिफरेंट, जबकि एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए से बन जाएगी दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। एक तो समस्या ये होगी, और ये कॉम्प्लिकेट कर देगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की मशीनरी को। तो एक तो समस्या ये आने वाली है, और दूसरी देखो
दूसरी समस्या ये है कि अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल बने एक साथ साइमल्टेनियसली, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो फिर क्या बना लेंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और इसका रिजल्ट क्या होगा, उससे फिर आरएनए से ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन नहीं बन पाएगी। और अगर प्रोटीन नहीं बनी, ये रोक देगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, तो फिर क्या होगा, फिर मतलब फिर कुछ नहीं बचा, पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, फ्यूटाइल का मतलब बेकार जाएगी। डीएनए से आरएनए बनाने का फिर कोई मतलब बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं।
सॉरी बच्चों, माइक लगाना ही भूल गए थे तो वॉइस आपको नहीं मिली होगी, तो थोड़ा सा बैक से पढ़ लेते, परेशान ना होइएगा। देखिए, हमको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता क्या, जरा देख लीजिए। तो पहला सवाल ये है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। तो कहोगे डीएनए का वो सेगमेंट जो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डीएनए है जिसकी आरएनए में कॉपी होगी। तो वो सेगमेंट जो आरएनए में कॉपी होगा उसी को हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कुल 3 हिस्से पाए जाते हैं। एक हिस्से का नाम होता है प्रमोटर रीजन, एक हिस्से का नाम होता है स्ट्रक्चरल रीजन, और एक हिस्से का नाम होता है टर्मिनेटर रीजन। इसमें से जो प्रमोटर रीजन है वो कहाँ है, टर्मिनेटर कहाँ है और स्ट्रक्चरल कहाँ है। तो देखो, 2 स्ट्रैंड होते हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड को कहोगे टेम्पलेट और एक को कहेंगे कोडिंग। जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं उसकी पोलैरिटी होती है 3 टू 5 और जिसको कोडिंग कहते हैं उसकी पोलैरिटी होती है 5 टू 3। ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए में कुछ भी कोड नहीं करता है, लेकिन जितने रेफरेंस पॉइंट होते हैं वो सब किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में होते हैं। 2 क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछे प्रमोटर रीजन कहाँ है, तो आप कहोगे प्रमोटर रीजन है स्ट्रक्चरल के पहले। पहले को क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल, या इसी को कहते हैं 5 इंड ऑफ द स्ट्रक्चरल, या इसी को कहेंगे 5 इंड ऑफ कोडिंग। इसी तरीके से टर्मिनेटर कहाँ है, तो कहोगे स्ट्रक्चरल के पीछे है, और पीछे को क्या कहोगे, डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल या 3 इंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है। तो किसी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हो गए 3 हिस्से, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल रीजन और टर्मिनेटर रीजन। फिर हमको ये समझना है कि प्रमोटर काम क्या करता है, स्ट्रक्चरल काम क्या करता है और टर्मिनेटर काम क्या करता है। तो काम देख लेते हैं। अगर हम काम की बात करें तो मान लेते हैं ये प्रमोटर रीजन है, ये स्ट्रक्चरल रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है। इसकी जिम्मेदारी है कि ये बाइंडिंग साइट देता है, ये जगह देता है किसके जुड़ने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से जुड़ेगा वैसे हो जाएगा इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन टर्मिनेटर की अगर हम बात करें तो टर्मिनेटर की जिम्मेदारी है कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कराओ या टर्मिनेशन कराओ। कैसे, आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर देना, किससे, यूनिट से। तो जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा तो इनिशिएशन होगा, और आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनेटर से अलग हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। तो बीच में बचा क्या, इस बीच में बचा क्या, स्ट्रक्चरल रीजन। स्ट्रक्चरल रीजन ही वो सेगमेंट है जो कॉपी होकर के क्या बनाएगा, आरएनए। और इस दौरान 3 प्रोसेस होगी, कौन सी, इलांगेशन। तो मोटा मोटा दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना है कि क्या, किसी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के होते हैं 3 हिस्से, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर आगे होता है, टर्मिनेटर पीछे होता है। जो आगे है उसके काम क्या है, जो पीछे है उसके काम क्या है। मेन हिस्सा कौन सा है, स्ट्रक्चरल होता है। ठीक। एक बात और बताई गई है, क्या, एक बात ये बताई गई है कि प्रमोटर और प्रमोटर के आगे और प्रमोटर के पीछे एक स्पेशल रेगुलेटरी सीक्वेंस पाए जाते हैं। आगे को क्या कहोगे, अप स्ट्रीम, पीछे को क्या कहोगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है। इनके बारे में रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कब, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग रेगुलेटरी सीक्वेंस भी पढ़ लेंगे। अब इस बात को जरा एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो, एनसीईआरटी में लिखा है किसी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन होते हैं, एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल होता है और एक टर्मिनेटर होता है। और तीनों के बारे में तो ये पैराग्राफ भी छोड़ देते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ देखिए प्रमोटर हो गया, यहाँ टर्मिनेटर हो गया, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड, यहीं से इनिशिएशन होता है। क्या देखो लिखा है, देखो लिखा है प्रमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच में फंसा हुआ है क्या, स्ट्रक्चरल।
प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, प्रमोटर को कहाँ लोकेटेड कहोगे, कहोगे 5 डैश इंड, या क्या कहोगे अप स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल। देखो सारे रेफरेंस पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में है, कोडिंग के रिस्पेक्ट में है। डीएनए सीक्वेंस, इट का मतलब ये प्रमोटर की बात कर रहा है। प्रमोटर वो डीएनए सीक्वेंस है जो क्या देगा, बाइंडिंग साइट देगा, किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। इसका मतलब इसका जो प्रेजेंस है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यही डिफाइंड करेगा टेम्पलेट और कोडिंग। कैसे, अगर आप प्रमोटर से पूछो कि टेम्पलेट कौन है, कोडिंग कौन है, तो प्रमोटर कहेगा जिस स्ट्रैंड का 3 डैश प्रमोटर की तरफ है वो टेम्पलेट, और जिस स्ट्रैंड का 5 डैश प्रमोटर की तरफ है वो कोडिंग। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप टर्मिनेटर से पूछोगे कि कौन सा कोडिंग है और कौन सा टेम्पलेट है, तो आंसर बदल देगा। टेम्पलेट क्या कहेगा, टर्मिनेटर क्या कहेगा, टर्मिनेटर कहेगा जिस स्ट्रैंड का 3 डैश मेरी तरफ है वो है कोडिंग, और जिस स्ट्रैंड का 5 डैश मेरी तरफ है वो टेम्पलेट है। ठीक, तो देखो आंसर क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। टर्मिनेटर कहाँ है, तो कहोगे 3 डैश इंड, या क्या कहोगे डाउन स्ट्रीम किसके, कोडिंग स्ट्रैंड। और यूजुअली ये डिफाइन करता है क्या, इंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एनसीईआरटी में देखो लिखा है एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस पाए जाते हैं कहाँ, या तो अप स्ट्रीम या तो डाउन स्ट्रीम किसके, प्रमोटर के। कह रहा है इनके जो प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे कब, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं। बात हमको पढ़नी है कॉम्प्लीमेंटरिटी का। कॉम्प्लीमेंटरिटी इन आरएनए फॉर्मेशन। तो पहला सवाल यह है कि जो एंजाइम है आरएनए फॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन का, आरएनए फॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन का जो एंजाइम है उसका नाम, तो एंजाइम के नाम में तो कोई शक ही नहीं है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, या इसका अगर पूरा नाम लिखना चाहें तो कहोगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉलीमेराइजेशन करेगा, इसके पॉलीमेराइजेशन की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कौन सी है, तो कहेंगे 5 डैश टू 3 डैश, ये चेंज नहीं करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन किस दिशा में करेगा, तो आंसर देंगे 5 डैश टू 3 डैश ही करेगा। ठीक, अब कैसे करेगा वो देखना है। तो मान लेते हैं कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की खास बात यह है कि इसकी पोलैरिटी है 3 डैश टू 5 डैश, और इसकी पोलैरिटी है 5 डैश टू 3 डैश। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, तो ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, बेस लिख लेते हैं। अगर हम बेस को भी लिखें तो मान लेते हैं कि यहाँ
ए टी जी सी ए टी ए जी, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो जरा कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, यहाँ होगा टी, यहाँ होगा टी, यहाँ होगा ए, यहाँ होगा सी, यहाँ होगा जी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ ए, यहाँ टी, यहाँ सी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसी से आरएनए बनेगा, इसी से आरएनए बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये आरएनए है, ठीक है। तो अगर ये आरएनए है या कह सकते हो एमआरएनए, ठीक है, तो इस पे भी तो बेस आएंगे। तो बेस कहाँ से आएंगे? देखो, जो टेम्पलेट डीएनए के बेस सीक्वेंसेज हैं उसी से आरएनए के सीक्वेंस आएंगे। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, लेकिन टी यहाँ नहीं होगा तो क्या मिलेगा? यू। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, लेकिन टी की जगह क्या मिलेगा? यू। टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, यहाँ मिलेगा ए। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है, यहाँ मिलेगा सी। सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है, यहाँ मिलेगा जी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, लेकिन टी की जगह क्या मिलेगा? यू। ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, लेकिन टी की जगह मिलेगा यू। टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए तो ए मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी तो यू मिलेगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी तो सी मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो एमआरएनए या आरएनए का जो बेस सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम है, सेम एज कोडिंग स्ट्रैंड। जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है वही आरएनए का सीक्वेंस है, बस एक्सेप्ट एक चीज है, एक्सेप्ट यूरेसिल। किसकी जगह? इन प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन की जगह यूरेसिल लिखा है, केवल थाइमीन जहां लिखा वहां यूरेसिल लिखा, बाकी सब सेम। जैसे यहाँ टी की जगह यू, यहाँ टी की जगह यू, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ जी, यहाँ यू, तो केवल एक है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दे करके आरएनए का सीक्वेंस पूछे तो सिर्फ एक काम करिएगा, केवल टी टी काट दीजिएगा बस। और टी टी काट के वहां क्या लिखेंगे? यू यू लिखेंगे बस। जहां टी लिखा हो वहां यू लिख देंगे और आप बन जाएगा क्या? एमआरएनए का सीक्वेंस। तो या अगर मान लेते हैं एमआरएनए दिया है और आपसे कोडिंग पूछे तो क्या करोगे? यू काट के क्या लिखोगे? टी। तो यू काट के टी लिखेंगे कब? जब कोडिंग पूछेगा। और टी काट के आरएनए यू लिखेंगे जब आरएनए। लेकिन मान लेते हैं कि टेम्पलेट से आरएनए पूछे तो अगर टेम्पलेट से आरएनए पूछेगा तो पहले कोडिंग लिख लीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लिखना आसान होता है। तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री लिखिएगा, फिर टी टी काट के उसकी जगह क्या कर दीजिएगा? यू कर दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रैंड दिया होगा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, या आरएनए का दिया होगा तो कोडिंग का पूछेगा, या आरएनए का दिया होगा तो टेम्पलेट का पूछेगा। तो अगर आरएनए से टेम्पलेट का पूछेगा तो क्या करोगे? तो पहले आरएनए से कोडिंग लिख लीजिएगा। करना क्या है? यू काट के टी लिख लीजिएगा, बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना। यहाँ केवल 4 सवाल बनते हैं। पहला है टेम्पलेट से आरएनए पूछेगा, बता लोगे। दूसरा कोडिंग से आरएनए पूछेगा, बता लोगे। तीसरा आरएनए से कोडिंग पूछेगा, बता लोगे। और आरएनए से टेम्पलेट पूछेगा, बता लोगे। बस यही 4 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आसान है। अगर कोडिंग से आरएनए पूछेगा तो केवल टी काट के यू लिखेंगे, आरएनए से कोडिंग पूछेगा यू काट के टी लिखेंगे। अगर टेम्पलेट से आरएनए पूछेगा तो पहले कोडिंग लिखेंगे, टी काटेंगे और यू लिखते चले जाएंगे। अगर आरएनए से टेम्पलेट पूछेगा तो यू काट के पहले टी लिखेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेंगे, जिससे गलती नहीं होगी। ठीक है, बस एक और ध्यान रखना है, आंसर लगाने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा जो आरएनए बनेगा वो भी होगा 5' to 3'।
कोडिंग भी होगा 5 टू 3 लेकिन टेम्पलेट होगा 3 टू 5 ये गलती ना करिएगा। मतलब अगर टेम्पलेट दे करके आरएनए पूछा है तो टेम्पलेट होना चाहिए 3 टू 5 और आरएनए बनेगा 5 टू 3 लेकिन अगर उसने कोडिंग दिया है तो कोडिंग भी 5 टू 3 होगा और आरएनए भी 5 टू 3 होगा। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। लिखा है देयर इज ए कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब परिपाटी, क्या कि जो 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैं ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, इसमें से दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, अपोजिट पोलैरिटी रखते होंगे। जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो कैटालाइज करेगा पॉलीमराइजेशन केवल एक दिशा में, वो कौन सी, 5 टू 3। इसका मतलब वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी खुद 3 टू 5 है वो काम करेगा एज ए टेम्पलेट और उसी को कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी क्या है 5 टू 3, उसके जो सीक्वेंस हैं, ध्यान सुनिएगा, उसके जो सीक्वेंस हैं वो बिल्कुल आरएनए के जैसे होंगे, बस थाइमीन की जगह आरएनए में क्या मिलेगा, यूरेसिल। इस स्ट्रैंड में से इस स्ट्रैंड को कहेंगे क्या, कोडिंग स्ट्रैंड, जो कोड नहीं करेगा एनीथिंग इन आरएनए। लेकिन सारे रेफरेंस पॉइंट जब डिफाइन कर रहे होगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को तो किसके रेस्पेक्ट में लोगे, कोडिंग स्ट्रैंड। टू एक्सप्लेन हाइपोथेटिकल, तो देखो यहाँ लिखा है टेम्पलेट, यहाँ लिखा है कोडिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आरएनए का बताओ तो बड़ा आसान है, सिर्फ जहां जहां, देखिए फिर से, ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग है। आरएनए का अगर आपसे पूछे तो जहां जहां टी लिखा है उसको केवल आप काटेंगे बस, और वहां वहां क्या लिखेंगे, वहां वहां आप यू लिखेंगे बस, बाकी सेम सीक्वेंस लिखेंगे। अगर कोडिंग से आरएनए पूछ रहा है तो जहां जहां टी लिखा है वहां वहां क्या लिखेंगे, तो सीक्वेंस देखो क्या लिखेंगे, सीक्वेंस होगा यू ए सी जी, यू ए सी जी, यू ए सी जी, यू ए जी, फिर यू, फिर ए, फिर सी, फिर जी, फिर यू, फिर सी, सॉरी ए, और फिर सी और जी। देखो जो हमने यहाँ लिखा है वही होगा इसका सेम, बस क्या अंतर है, देखो यहाँ यू लिखा है, 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 यहाँ यू लिखा है। तो जहां जहां टी लिखा वहां वहां क्या लिख दिया, यू। बस ये डैश कौन सा होगा, 5 और ये कौन सा होगा, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। ठीक है, चलिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जीन का कॉन्सेप्ट क्या है और स्प्लिट जीन क्या होता है। चलो पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से देखते हैं। तो होता ये है कि यूकैरियोट में पाया जाता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अब ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि यूकैरियोट में जो डीएनए होता है उसमें उसमें 2 प्रकार के सीक्वेंस होते हैं। एक को बोलते हैं एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस और एक को बोलते हैं नॉन एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस।
जो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस होता है इनको कोडिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा ये कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है, ये कोडिंग सीक्वेंस है। और जो नॉन एक्सप्रेसिंग होते हैं इनको कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इनको कहा जाता है एक्सॉन और इनको कहा जाता है इंट्रॉन। तो वास्तव में जो इंट्रॉन होते हैं वो इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। या कह सकते हो ये फंक्शनल सीक्वेंस होते हैं और ये नॉन फंक्शनल। और नॉन फंक्शनल का मतलब है नॉट फॉर्म प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे। और फंक्शनल का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो स्थिति देखो क्या होती है। स्थिति ये होती है कि मान लेते हैं कि ये डीएनए है, तो डीएनए के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से का नाम होता है एक्सॉन और एक हिस्से का नाम होता है इंट्रॉन। जो एक्सॉन होता है और जो इंट्रॉन होता है उनकी प्रॉपर्टी इधर लिखी है। एक्सॉन को एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस या कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं और इंट्रॉन को नॉन एक्सप्रेसिंग, नॉन कोडिंग या इंटरवेनिंग या नॉन फंक्शनल सीक्वेंस कहते हैं। दोनों मिला करके कहा जाता है सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन ही क्या होता है, जीन होता है। अब सिस्ट्रॉन क्या है तो कहोगे सिस्ट्रॉन कुछ नहीं है, ये है सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कोड करता है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए। जो प्रोटीन बनने के लिए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, इसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। और सिस्ट्रॉन के दो हिस्से होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन में अंतर सामने लिखा है। एक्सॉन एक्सप्रेसिंग होता है, कोडिंग होता है, जबकि इंट्रॉन नॉन एक्सप्रेसिंग, नॉन कोडिंग और इंटरवेनिंग होता है। एक और अंतर देखिए, एक और अंतर ये होता है कि सिस्ट्रॉन के दो हिस्से हो गए, एक का नाम हो गया क्या, एक्सॉन, और एक का नाम हो गया इंट्रॉन। अंतर ये है कि जो एक्सॉन है वो अपीयर होगा, वो दिखाई पड़ेगा, अपीयर इन मैच्योर mRNA, जबकि जो इंट्रॉन है वो नॉट अपीयर इन मैच्योर mRNA। और जब ये mRNA में ही नहीं है तो प्रोटीन कहाँ से बनाएगा। इसी नाते ये प्रोटीन नहीं बनाएगा और ये प्रोटीन बनाएगा। लेकिन एक्सॉन, इंट्रॉन हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सीन इन इमेच्योर mRNA, इमेच्योर mRNA में दिखेगा। और इमेच्योर mRNA को कहते हैं hnRNA। एक्सॉन की बात करें तो ये भी दिखाई पड़ेगा, सीन इन इमेच्योर mRNA, जिसको कहते हैं hnRNA। तो काम की बात देखो, चाहे एक्सॉन हो चाहे इंट्रॉन हो, दोनों इमेच्योर आरएनए में है, दोनों hnRNA में है। लेकिन
जब मेच्योर आरएनए की बात करेंगे तो मेच्योर में एक्जान है लेकिन इंट्रान नहीं है। ठीक है, एक बात ये हो गई। और देखो यूकैरियोट में, यूकैरियोट का जो स्ट्रक्चरल जीन है, यूकैरियोट का स्ट्रक्चरल जीन होता है मोनोसिस्ट्रानिक, मोनोसिस्ट्रानिक, जबकि प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चरल जीन है वो होता है पॉलीसिस्ट्रानिक। अब इसका अंतर जरा समझ लो। इसका अंतर ये होता है, यहां इस केस में वन सिस्ट्रान, एक सिस्ट्रान एक आरएनए बनाएगा। ठीक है, और यहां क्या होता है, यहां होता है मेनी सिस्ट्रान, क्या, वन लॉन्ग आरएनए। यूकैरियोट में एक सिस्ट्रान से एक ही आरएनए बनेगा, जबकि यहाँ ढेर सारे सिस्ट्रान से एक लंबा सा आरएनए बनता है। इसी नाते इसको कहते क्या है, पॉलीसिस्ट्रानिक। ठीक है, तो जीन क्या है, जीन क्या है, तो जीन क्या है, इसके कई मतलब है। जीन सिस्ट्रान है और सिस्ट्रान के दो हिस्से हैं, एक का नाम एक्सान और एक का नाम इंट्रान। ठीक है, जीन क्या है तो कहोगे सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जिसको कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिससे एमआरएनए बनेगा और उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए वाले को भी क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इवन इवन रेगुलेटरी रेगुलेटरी सीक्वेंस भी क्या होते हैं, तो कहोगे रेगुलेटरी जीन होते हैं। ठीक है, चलो इसको एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। लिखा है ए जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन देयर इज नो एम्बिग्यूटी, यहाँ कोई समस्या नहीं है कि जीन कहाँ लोकेटेड है डीएनए पर। लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट ये है कि डिफाइन करो जीन को किस टर्म में, डीएनए के सीक्वेंस। फिर भी ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो कोड करे किसको, टीआरएनए को, आरआरएनए को, उसको भी हम जीन मानते हैं। सिस्ट्रान क्या है तो कहोगे सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड करे किसको, पॉलीपेप्टाइड को। स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करें किसमें, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, उसको हम मोनोसिस्ट्रानिक कहते हैं, किसमें, मोस्टली यूकैरियोट। लेकिन इसको पॉलीसिस्ट्रानिक कहते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया। यूकैरियोट में जो मोनोसिस्ट्रानिक स्ट्रक्चरल जीन है उसमें पाए जाते हैं इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। इंटरप्टेड सीक्वेंस के नाते ही जीन इन यूकैरियोट को कहते क्या हैं, स्प्लिट जीन। ऐसे कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेस सीक्वेंस को कहते क्या हैं, एक्सान। एक्सान वो सीक्वेंस होते हैं जो कहाँ देखने को मिलेंगे, मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए। एक्सान को इंटरप्ट किया जाता है किसके द्वारा, इंट्रान। इंट्रान या इंटरवेनिंग सीक्वेंस
डू नॉट अपीयर इन मैच्योर या प्रोसेस आरएनए। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट और कॉम्प्लिकेट कर रहा है डिफिनीशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए। इनहेरिटेंस ऑफ ए करेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय किसके द्वारा, प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ ए स्ट्रक्चरल। इसका मतलब जो रेगुलेटरी सीक्वेंस हैं उनको भी हम कह सकते हैं क्या, रेगुलेटरी जीन, जबकि ये सीक्वेंस नहीं बनाते हैं क्या, ना तो आरएनए और ना तो प्रोटीन। ठीक, चलिए एनसीईआरटी में हेडिंग है टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले तीन बातें ऊपर की समझ लेते हैं या एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेते हैं। याद रखिएगा बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में 3 प्रकार के आरएनए, कौन से, एक का नाम एमआरएनए, एक का नाम टीआरएनए और एक का नाम आरआरएनए। ये पॉइंट टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सभी तीनों आरएनए आवश्यक होते हैं किसमें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें एमआरएनए का काम क्या है, एज ए टेम्पलेट आरएनए। टीआरएनए की जिम्मेदारी है कि यह अमीनो एसिड को लाएगा और यही रीड करेगा जेनेटिक कोड को। और आरआरएनए की जिम्मेदारी है एज ए स्ट्रक्चरल या एज ए कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। याद रखेंगे, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन में तीनों प्रकार के आरएनए लगेंगे, मतलब राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब सवाल यह है कि तीनों प्रकार के अगर आरएनए लगेंगे, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, अगर 3 प्रकार के आरएनए तीनों प्रोटीन सिंथेसिस में लगेंगे तो फिर तीनों बनाने पड़ेंगे। तो तीनों कैसे बनाओगे, तो ये बात आप यहां याद रखिएगा। प्रोकैरियोट में तीनों आरएनए, प्रोकैरियोट में तीनों आरएनए एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बनते हैं, जबकि यूकैरियोट में इसके बनाने के लिए अगर आरएनए पॉलीमरेज, इसके लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज और इसके लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोकैरियोट में क्या होता है, तो कहेंगे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, किसके लिए, फॉर ऑल 3 टाइप ऑफ आरएनए। तीनों आरएनए, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो और चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, तीनों के लिए एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज काम आएगा। लेकिन जब हम यूकैरियोट में आएंगे तो यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज लगेंगे, काहे के लिए, तो कहेंगे फॉर डिफरेंट आरएनए। मतलब राइबोसोमल आरएनए बनाना है तो दूसरा लगेगा, ट्रांसफर आरएनए बनाना है तो दूसरा लगेगा और मैसेंजर बनाना है तो दूसरा। तो कौन से आरएनए पॉलीमरेज से कौन सा बनेगा ये भी समझना है, देखते हैं। एक है आरएनए पॉलीमरेज 1 और इसकी जिम्मेदारी है, ये किसके लिए है,
तो हम कहेंगे ये है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए में 3 बनाता है, 28S, 28S, और कौन सा 18S, और कौन सा 5.8S। ये तीनों यही बना देगा, ठीक है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है, इसकी जिम्मेदारी कुछ और है। ये क्या बनाएगा, फॉर प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए का प्रिकर्सर बनाएगा, और एमआरएनए की प्रिकर्सर का नाम, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए वाले का नाम है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्या होता है, तो कहोगे हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। एक और खास बात, फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो ये काहे के लिए है, फॉर, ये है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए के लिए है, एंड और किसके लिए है, 5S राइबोसोमल आरएनए के लिए है, एस आरएनए, और किसके लिए है, और है SNRNA। अब ये SNRNA कौन सी चीज है, तो SNRNA है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कौन बनाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएंगे। तो आप बिल्कुल फिट कर लीजिए, फर्स्ट का काम क्या है, सेकंड का काम क्या है, और थर्ड का काम क्या है। लेकिन ये सारी बात किसके लिए है, ये सारी बात यूकैरियोट के लिए। लेकिन प्रोकैरियोट में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए बनाएगा, ठीक है। चलिए, अब चूंकि एंजाइम की बात आ ही गई है तो एंजाइम में 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। पहला सवाल ये है कि डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन कौन सी है, तो एक ही डायरेक्शन है, क्या 5' to 3'। एक क्वेश्चन। दूसरा है ये सबस्ट्रेट की तरीके से किसको यूज करेगा, तो आंसर देंगे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राई फास्फेट, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया, ये राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राई फास्फेट सबस्ट्रेट भी होगा, और यही क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स भी यही होगा और सबस्ट्रेट भी यही होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और है, आरएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का होलो एंजाइम है,
ये एक होलो एंजाइम है, और होलो एंजाइम का मतलब देखो क्या है, वास्तव में ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी? एक होती है अल्फा, एक होती है अल्फा डैश, एक होती है बीटा, और एक होती है बीटा डैश। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। जब इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कुछ जुड़ जाए, जैसे इसके साथ जुड़ जाए सिग्मा फैक्टर, या इसके साथ जुड़ जाए रो फैक्टर, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के साथ या तो ये जुड़ जाए या तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये जुड़ जाए। अगर इसके साथ भी आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा तो भी ये क्या हो जाएगा? होलो एंजाइम। और अगर इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा तो भी हो जाएगा होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश। अगर इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए, मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा, तो भी होलो एंजाइम। इसके साथ रो फैक्टर जुड़ जाए, आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो, तो भी क्या है? होलो एंजाइम, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम लग रहा है उसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और यही आरएनए पॉलीमरेज कई काम करता है। यही करता है पॉलीमेराइजेशन, और यही ओपन करता है किसको? डीएनए हेलिक्स। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए हेलिक्स को कौन तो ये याद रखिएगा, क्या रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए हेलिक्स को कौन खोलता है? तो अनवाइंडेज खोलता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए हेलिक्स को कौन ओपन करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एक और खास बात है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप होते हैं। तो आंसर देंगे 3 स्टेप। और 3 स्टेप कौन से होते हैं? तो एक का नाम है इनिशिएशन, एक का नाम है इलांगेशन, और एक का नाम है टर्मिनेशन। याद रखिएगा, इनिशिएशन कौन कराएगा? तो आंसर देंगे आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, या इसी को कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। जबकि इलांगेशन की बात करेंगे तो कौन करेगा? तो केवल आरएनए पॉलीमरेज करेगा। और टर्मिनेशन की बात करेंगे तो कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज विद आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर। इसको कहते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। तो ये सब सारे क्वेश्चन एंजाइम के हैं।
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही डीएनए के हेलिक्स को ओपन करता है। बस 3 स्टेप में से इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन में से इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज की मदद कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। जबकि टर्मिनेशन में मदद कौन करता है? रो फैक्टर। हाँ, इलांगेशन ये अकेले करता है। याद रखिएगा, जैसे ही सिग्मा फैक्टर इससे जुड़ेगा या रो फैक्टर इससे जुड़ेगा, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज में कुछ अल्टरेशन आ जाएंगे, और कुछ ऐसे अल्टरेशन आ जाएंगे, इसमें जब जुड़ेगा तो ये में भी अल्टरेशन आ जाएंगे। कुछ ऐसे अल्टरेशन आएंगे कि ये इनिशिएशन करने लायक हो जाएगा, और ऐसे अल्टरेशन आ जाएंगे कि टर्मिनेशन। मतलब सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा तो ऐसे अल्टरेशन आएंगे कि इनिशिएशन होगा, और रो फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो ऐसे अल्टरेशन आएंगे कि टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखिए, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। देखो, ये लिखा है देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन क्या? ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन 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 देखो, यहां देखो लिखा है यूकैरियोट में कम से कम कितने आरएनए पॉलीमरेज चाहिए? कहां? न्यूक्लियस में। आर्गेनेल वालों को तो छोड़ दीजिए, आर्गेनेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का आरएनए पॉलीमरेज अलग होगा, क्लोरोप्लास्ट का आरएनए पॉलीमरेज अलग होगा। न्यूक्लियस में कम से कम 3 होंगे। और देखो स्पष्ट लिखा, देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए, लेकिन और राइबोसोमल में किसको बनाएगा? 28S, 18S और 5.8S। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको बनाएगा? टीआरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए और एसएनआरएनए। इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको बनाएगा? तो लिखा है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, जिसको कहते क्या हो? एचएनआरएनए। ठीक है, वापस चलते हैं। अब हमको मैकेनिज्म पढ़नी है। मैकेनिज्म में डायग्राम एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि 3 स्टेप होने हैं। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलांगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा, जब कभी आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़े? प्रमोटर रीजन से जुड़े। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा तो इनिशिएशन हो जाएगा, लेकिन इसमें आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। तो इनिशिएशन कैसे होगा? तो एक लाइन बताओगे, क्या? बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर। बस ये होगा। आरएनए पॉलीमरेज तभी बाइंड करेगा जब आरएनए पॉलीमरेज में क्या जुड़ जाएगा? सिग्मा फैक्टर। फिर देखो क्या होगा, जैसे ही इनिशिएशन हो जाएगा सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। इलांगेशन अकेले कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। इलांगेशन में क्या होगा? ये धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा और सीक्वेंस को रीड करेगा। सीक्वेंस को रीड करने का ये मतलब है, देखो क्या मतलब है। सीक्वेंस को रीड करने का मतलब, मान लेते हैं ये 3' टू 5' है, तो ये 5' टू 3' है, और मान लेते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज है। तो देखो कैसे सीक्वेंस को ये रीड करेगा। अगर हम ये समझें कि ये 3' टू 5' है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ सी है, यहाँ जी है, ये डीएनए की बात कर रहे हैं। तो जो आरएनए बनेगा, जो आरएनए बनेगा उसमें कौन सा सीक्वेंस होगा? तो भाई अगर यहाँ ए है तो यहाँ क्या आएगा? यू आएगा। यहाँ ए है तो यहाँ यू आएगा। यहाँ टी है तो यहाँ ए आएगा। यहाँ सी है तो यहाँ जी आएगा। यहाँ जी है तो यहाँ सी आएगा। और ये आरएनए बन रहा है। इस आरएनए का ये क्या होगा? 5' तो यहाँ आरएनए का क्या होगा? 3'। तो
जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ता जाएगा और उसी हिसाब से आरएनए बनता जाएगा। तो इलांगेशन का मतलब होता है आरएनए की लंबाई बढ़ना। तो आरएनए की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, फिर धीरे धीरे ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुँच जाएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज पहुँच जाएगा टर्मिनेटर रीजन पे। और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पर पहुँचेगा आरएनए पॉलीमरेज में क्या बाइंड कर जाएगा, रो फैक्टर। जैसे ही रो फैक्टर इसमें जुड़ेगा वैसे ये बाहर आ जाएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं बाहर आएगा, आरएनए भी बाहर आ जाएगा और हम कहेंगे क्या हुआ, टर्मिनेशन। तो स्टेप सिर्फ 3 हैं। कौन से, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। कोई विशेष बात नहीं, इनिशिएशन में सिर्फ एक काम होना है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जुड़ के कहाँ जुड़ेगा, प्रमोटर से। इलांगेशन में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होता जाएगा, आरएनए की लंबाई बढ़ती जाएगी, ये काम ओनली आरएनए पॉलीमरेज करेगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा, रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा और जिससे आरएनए पॉलीमरेज भी बाहर आ जाएगा, आरएनए भी अलग हो जाएगा और हम कहेंगे टर्मिनेशन हो गया। यही एनसीईआरटी में लिखा है, देख लेते हैं। देखो लिखा है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा किससे, प्रमोटर, और इनिशिएट करेगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो गया, इनिशिएशन। फिर आरएनए पॉलीमरेज ही यूज करेगा किसको, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज ए क्या, सबस्ट्रेट। तो जब ये एज ए सबस्ट्रेट यूज करेगा तो ये फिर पॉलीमराइजेशन करता रहेगा। किस फैशन में, टेम्पलेट डिपेंडेंट। टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब है जो सीक्वेंस डीएनए होंगे उन्हीं का यूज करके आरएनए बनाएंगे। किसका पालन करेंगे, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी का। इट का मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आल्सो ओपन करेगा क्या, हेलिक्स, ठीक है, और कंटिन्यू कर देगा क्या, इलांगेशन। कह रहा है ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए ही जुड़ा रहेगा किससे, एंजाइम से। एक बार पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पहुंचेगा, टर्मिनेटर रीजन पे, तो नेसेंट आरएनए भी फॉल ऑफ हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज भी बाहर आ जाएगा और इसी को हम कहेंगे क्या, टर्मिनेशन। ठीक है। एक सबसे काम की बात है, कह रहा हाउ, कैसे आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों स्टेप करवाएगा। तीनों स्टेप कौन से, एक इनिशिएशन, एक इलांगेशन, एक टर्मिनेशन। तो मैं आपको बता चुका हूं ये तीनों स्टेप अकेले नहीं करवाता है। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर होता है, टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर होता है। केवल इलांगेशन ऐसी प्रोसेस है जो ये अकेले करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग प्रोसेस ऑफ क्या, इलांगेशन। ये इट का मतलब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंटली जुड़ता है किससे, इनिशिएशन फैक्टर जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर, और किससे जुड़ता है, टर्मिनेशन फैक्टर जिसका नाम क्या है, रो फैक्टर। इससे जुड़ेगा तो इनिशिएशन होगा और इससे जुड़ेगा तो टर्मिनेशन होगा। कह रहा है जब एसोसिएशन होता है इन फैक्टर का किससे, आरएनए पॉलीमरेज से, तो ये चेंज कर देते हैं क्या, स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। उससे या तो इनिशिएट होगा या तो टर्मिनेट होगा। एक और स्पेशल बात लिखी है, बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जहां आरएनए बनता है वहीं प्रोटीन बनती है। इसी नाते आगे आगे आरएनए बन जाता है, पीछे पीछे इसी से राइबोसोम जोड़ देंगे और जब राइबोसोम जोड़ देंगे तो पीछे पीछे प्रोटीन बनने लगेगी। तो ये बहुत स्पेशल है। प्रोकैरियोट में आरएनए का बनना और प्रोटीन का बनना एक साथ हो जाता है। आगे आगे आरएनए बना लेंगे, पीछे पीछे प्रोटीन बना लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कोई डिमार्केशन नहीं है। एक और खास बात है, यहाँ कोई प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
अभी आगे हम यूकैरियोट में पढ़ेंगे। यूकैरियोट में जो आरएनए बनता है उसकी प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, इस नाते वहाँ आरएनए बनने के तुरंत बाद प्रोटीन बननी नहीं शुरू होगी, पहले प्रोसेसिंग करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक तरफ आरएनए बनाओ और दूसरी तरफ प्रोटीन बनाओ। तो ये भी लिखा है। बैक्टीरिया में जो एमआरएनए बनेगा उसको किसकी आवश्यकता नहीं है, प्रोसेसिंग की, ठीक है, टू बिकम एक्टिव। इसी नाते जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो कहाँ होता है, एक ही कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच। इसी नाते बहुत बार, ये बहुत अच्छी बात लिखी है, बैक्टीरिया के केस में ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा बिफोर आरएनए फुल्ली ट्रांसक्राइब। आरएनए पूरी तरीके से बन नहीं पाया तब तक ही क्या शुरू हो गया, ट्रांसलेशन शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ हो सकते हैं, किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक। लेकिन जब हम यूकैरियोट में आते हैं तो यूकैरियोट का हाल देखो। ये अभी मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था। यूकैरियोट में दो चेंज होंगे, कम से कम हमको 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, वो भी कहाँ, न्यूक्लियस में। किनको छोड़ के, वह आरएनए पॉलीमरेज जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या वह आरएनए पॉलीमरेज जो क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्योंकि यहाँ क्लियर कट डिवीजन होता है। 1 का काम क्या है, राइबोसोमल आरएनए बनाना है, ठीक है। 2 का काम क्या है, तो 2 का काम ये है कि वो एचएनआरएनए बनाना है। और 3rd का काम क्या है, टीआरएनए, 5s आरएनए और एसएनआरएनए बनाना है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की कुछ विशेष बातें हैं, तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। हम लोग अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, देखो क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये डीएनए है, ठीक। अगर ये डीएनए है तो डीएनए में अभी मैंने पीछे बताया कि एक्जान इंट्रान पाए जाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्जान है, ठीक, और ये इंट्रान है। तो फिर से ये क्या होगा, एक्जान, और फिर से ये क्या होगा, इंट्रान, ठीक है। तो देखो होता क्या है, और ये मान लेते हैं डीएनए है, ठीक। तो अगर डीएनए है तो इससे होगा ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनेगा क्या, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनेगा आरएनए, ठीक। मान लेते हैं कि ये आरएनए बन गया, ठीक। और आरएनए में होगा क्या, तो होगा ये कि आरएनए में एक्जान भी होंगे, इंट्रान भी होंगे। एक्जान इंट्रान दोनों होंगे, बस फर्क ये होगा कि आरएनए का ये 5' होगा और आरएनए का ये 3' होगा, जबकि डीएनए का ये 3' होगा और डीएनए का ये 5' होगा। ये जो आरएनए बना है, इस डीएनए से ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए को कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को कहा जाता है एचएनआरएनए, और ये है इमैच्योर आरएनए,
और इस इमेच्योर आरएनए की खास बात है कि इसमें एक्जान और इंट्रान दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक्जान है और ये इंट्रान है। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहां पर एक्जान इंट्रान है, इसी नाते यहां प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग में सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है कैपिंग। क्या होगी? कैपिंग। अब कैपिंग में होगा क्या, जरा देखिए। तो कैपिंग में होगा ये कि देखो, ये तो है आरएनए, जैसा था वैसे ही बना दिया। ये एक्जान दो बना दिए, दो इंट्रान। ठीक है, ये एक्जान है, ये इंट्रान है। ठीक, ये एक्जान है, ये इंट्रान है। लेकिन देखो, खास बात ये है कि होगा ये कि, और ये कौन सा डैश, कौन सा इंड है बेटा, ये है 5 डैश इंड, ये है 3 डैश इंड। जब कैपिंग करेंगे तो 5 डैश इंड पर 5 डैश इंड पर एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे। इस स्पेशल न्यूक्लियोटाइड का नाम, इसी को हम कैप कहते हैं। और कैप के नाम पर क्या जोड़ देंगे, तो कैप के नाम पर जोड़ देंगे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या जोड़ेंगे? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट 5 डैश इंड पर जोड़ देंगे और इसी को कहेंगे कैपिंग। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद जो घटना होगी इसे कहते हैं टेलिंग, या इसी को कहते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। तो टेलिंग या पॉलीएडिनाइलेशन क्या होती वो देखो। तो होगा ये कि ये है एमआरएनए, जिसमें एक्जान और इंट्रान दोनों हैं। ये है एक्जान और ये है इंट्रान, ये है एक्जान और ये है इंट्रान। और इसके 5 डैश इंड पर क्या लग गया है, इसके 5 डैश इंड पर कैप लगा है। लेकिन ये है 3 डैश इंड, और 3 डैश इंड पर होगा क्या, 3 डैश इंड पर ढेर सारे एडिनाइलेट रेजिड्यू जोड़े जाएंगे। मतलब एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें एडेनिन हो, एडेनिन हो, एडेनिन हो, एडेनिन हो, ऐसे लगभग 200 टू 300 एडेनिन जोड़ते चले जाएंगे। और इसी को हम कहेंगे, ये क्या है, ये है टेल। कहाँ ऐड किए, तो कैप ऐड किए 5 डैश पर और टेल ऐड किए 3 डैश एंड पर। टेल जोड़ने को कहते हैं टेलिंग या पॉलीएडिनाइलेशन। और ये याद रखिएगा, ये होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्या जोड़ते हैं, तो आंसर देंगे टेल जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या, तो ये हो गया कैप और ये क्या हो गया, ये हो गया टेल। अभी लेकिन देखो, एक्जान इंट्रान दोनों दिख रहे हैं। तो एक और प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे वो देखेंगे। तो स्प्लाइसिंग में ये करेंगे कि देखो होगा क्या, ये जो एक्जान वाले पोर्शन है यही तो एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस है। तो एक्जान वाले रखना है, लेकिन इंट्रान क्या करना है, रिमूव करना है। तो स्प्लाइसिंग में दो काम करेंगे, एक तो इंट्रान को रिमूव करेंगे, लेकिन एक्जान्स को ज्वाइंस कर देंगे।
तो रिजल्ट में देखो क्या होगा, रिजल्ट में ये होगा। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में 2 एक्जान थे, तो एक एक्जान ये और एक एक्जान ये, और इसके 5 डैश इंड पर क्या मिलेगा, कैप, और इसके 3 डैश इंड पर क्या मिलेगा, टेल। और यही होगा बेटा, यही होगा, ये है मैच्योर mRNA। ठीक है, ये क्या है, कैप, और ये क्या है, टेल। ऐसा आरएनए जिसमें कैप हो कहाँ, तो आंसर देंगे 5 डैश, टेल हो कहाँ, आंसर देंगे 3 डैश। कैप और टेल हो, बीच में एक्जान हो, और क्या रिमूव कर दिए जाएं, क्या रिमूव कर दिए जाएं, एक इंट्रान ये और दूसरा इंट्रान, तो जो इंट्रान है वो रिमूव हो जाएं, और तभी क्या बनेगा, मैच्योर आरएनए। तो यूकैरियोट में देखो हुआ क्या, पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मैच्योर आरएनए होगा, एचएनआरएनए कहेंगे। इसमें एक्जान और इंट्रान दोनों होंगे। फिर करेंगे कैपिंग, कैपिंग में 5 डैश इंड पर अनयूजुअल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ देंगे। फिर करेंगे टेलिंग, ढेर सारे एडिनाइलेट रेजिड्यू जोड़ देंगे 200 से 300। फिर करेंगे स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे, इंट्रान को रिमूव करेंगे, एक्जान को जोड़ेंगे, और तब हमको मिलेगा मैच्योर आरएनए। ऐसी कोई भी प्रोसेस प्रोकैरियोट में नहीं होती है, कि किसमें होती है, सिर्फ यूकैरियोट में होती है। तो आखिरी में कंक्लूजन, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का जो आरएनए है उसमें क्या नहीं होती है, नो प्रोसेसिंग। लेकिन जो यूकैरियोट है उसका जो आरएनए है उसमें क्या होती है, तो आंसर देंगे प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग में मेन प्रोसेसिंग होती है स्प्लाइसिंग, लेकिन स्प्लाइसिंग के साथ 2 काम और होते हैं, क्या, कैपिंग और टेलिंग। याद रखिएगा, स्प्लाइसिंग एब्सेंट है किसमें, बैक्टीरिया में। एक क्वेश्चन, स्प्लाइसिंग में एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगता है, और इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को कहते हैं स्प्लाइसियोसोम, और स्प्लाइसियोसोम बनाने में लग जाता है एसएनआरएनए। याद आया, तो ये पूछा गया सवाल है, किसमें स्प्लाइसियोसोम एब्सेंट होता है, तो आंसर देंगे बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में स्प्लाइसियोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। अगर डायग्राम को देखें, ये यूकैरियोटिक है, ये डीएनए हो गया, उससे ये आरएनए बना है, आरएनए का ये 5 डैश है, तो ये क्या होगा, 3 डैश होगा। 5 डैश पर देखो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया है, 3 डैश पर यहाँ पॉलीएडेनिन टेल जोड़ दिया है। जब स्प्लाइसिंग करेंगे तो इंट्रान रिमूव करेंगे और केवल एक्जान यहाँ बचेगा। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यूकैरियोट में जो बनता है उसमें दोनों होते हैं, क्या, एक्जान और इंट्रान। और इंट्रान क्या होता है, नॉन फंक्शनल। इस नाते कोई ना कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसका नाम स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग में इंट्रान को क्या करोगे, रिमूव, और एक्जान को क्या करोगे, ज्वाइंट, एक डिफिनिट आर्डर में। एचएनआरएनए में एडिशनल प्रोसेस भी होती है जिसका नाम कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग में क्या करोगे, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसको ऐड करोगे कहाँ, 5 डैश इंड ऑफ एचएनआरएनए। और टेलिंग में क्या करोगे, एडिनाइलेट रेजिड्यू जोड़ोगे, कितने, 200 से 300, कहाँ, 3 डैश इंड। वो भी कैसे,
टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, तब फुली प्रोसेस एचएनआरएनए जो होगा उसी का नाम क्या होगा, एमआरएनए। इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे न्यूक्लियस के बाहर, किस पर्पस से, ट्रांसलेशन से। इस पैराग्राफ में केवल एक लाइन काम की है, क्या, याद रखिए ये लाइन, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ क्या, आरएनए वर्ल्ड। तो आज हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक कोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।